स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग करेंगे आईटीआई एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का पार्ट 14। इसके पहले 13 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो और आप सेकेंड ईयर की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं सीबीटी एग्जामिनेशन जो भी आपके होने वाले हैं उसकी, तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की प्लेलिस्ट एंड सेकंड नंबर पे आपको बाकी जो और सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्लेलिस्ट और नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको बाकी ट्रेड की थ्योरी की वीडियोज़ जो हैं मिल जाएगी। वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं एंड बहुत जल्दी उन सभी प्लेलिस्ट में जो है पार्ट वाइज वीडियोज़ ऐड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट आईटीआई से जुड़ी मिलती रहेगी पढ़ाई के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ अगर कंटेंट आपको चैनल के पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक के फिर वीडियो आगे कभी बढ़ नहीं पाती है। वीडियो के लास्ट में जैसा हम सभी क्वेश्चन सीरीज में रखते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा बोनस जो कि प्रीवियस पार्ट से हमने लिया है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका 4th सेमेस्टर का जो PDF है भारत स्किल एंड निमी का, उसके क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आप भी अच्छे से तैयार कर पाएँ एंड कैच कर पाएँ। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ पे जो R1 वेरिएबल रजिस्टर है उसका काम क्या है। तो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। कंट्रोल्स द करंट इन R2, R2 में धारा को नियंत्रित कर रहा है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए R1 यहाँ पे है कहाँ, तो R1 आपका ये रहा वेरिएबल रजिस्टर। आपको पता है रजिस्टर का जैसे ऐसा सिंबल है उस पर अगर कहीं ऐसा एरो लग जाता तो वो चीज़ वेरिएबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड टू ट्रैक। यहाँ पे जो है ट्रैक लगा है इसे क्या कर रहा है, ओवरलोड से प्रोटेक्ट कर रहा है। ये ट्रैक है यहाँ पे और ये आपका डायक है, ठीक है। अगला बोल रहा है प्रोटेक्ट द RFI फिल्टर फ्रॉम ओवरलोडिंग। RFI फिल्टर जो है इसे ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट कर रहा है। या अगला है कंट्रोल्स द पल्स रेट फॉर ट्रिगरिंग द ट्रैक। ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में वेरिएबल रजिस्टर का यही काम है, जो ट्रैक है उसको ट्रिगर करने के लिए क्या करेगा, जो पल्स रेट है उसे कंट्रोल करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आपका चल रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है समझने में, बट आप अगर कोशिश करेंगे समझने की तो आसानी से समझ पाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे भी। व्हाट द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग L1 थ्रू C1 टू द रजिस्टर बेस। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका ये रहा आपका L1, ठीक है, एंड आपका C1 कहाँ पे है, ये है आपका C1। इसमें बोल रहा है कि जो L1 है उसे आपने C1 से जो है ट्रांजिस्टर बेस के थ्रू क्यों कनेक्ट किया। यहाँ पे सॉरी C1 आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एंड EBC आपको पता है, ये जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिख रहा है आपको, तो वही पूछा जा रहा है कि L1 को यहाँ पे इसके साथ जो है ट्रांजिस्टर बेस से क्यों कनेक्ट किया गया, इसका रीजन क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रोवाइड्स DC सप्लाई, DC आपूर्ति प्रदान करने के लिए। अगला है प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक। अगला है प्रोवाइड्स ट्रांजिस्टर बायसिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे ये फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया है, जो L1 है उसको C1 के साथ ट्रांजिस्टर बेस में कनेक्ट किया गया है, जिससे जो सर्किट का फीडबैक रहेगा वो वहाँ पे उसको प्राप्त हो सकेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट द क्राइटेरिया टू डिसाइड अ मटेरियल एज कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ध्यान दीजिए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री अगर आप तय कर रहे हैं तो उसका मापदंड क्या होता है। तो मापदंड क्या होता है, कोई चीज़ कंडक्टर है मतलब उसमें क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर है मतलब वो क्या होगी, उसकी कुचालक होगी, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। एंड सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, ठीक। इसमें आप क्या करते हैं, कुछ डोपिंग करते हैं, फिर ये एक चालक की तरह काम करते हैं। इतना पता है आप सभी को। 4 ऑप्शंस हैं। एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु का जो परमाणु संबंध संरचना है वो। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, कितनी संख्या है वो। एटॉमिक वेट ऑफ द एटम ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का जो परमाणु भार है वो। या एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम ऑफ द मटेरियल, यानी सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु में, वही यहाँ पे डिसाइड करते हैं कौन सा मटेरियल कंडक्टर होगा, कौन सा सेमी कंडक्टर होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा। जनरली एक क्राइटेरिया होता है कि अगर ये 4 के बराबर है तो सेमी कंडक्टर है, 4 से ज़्यादा है तो इंसुलेटर है, एंड हाँ, तो यहाँ पे बात होगी अगर 4 से ज़्यादा है, जनरली 5 है या उससे ज़्यादा है तो आपका इंसुलेटर होता है।
एंड अगर आपका यहाँ पे 4 से कम है, 3 या उससे कम है, तो वो आपका कंडक्टर होता है। ध्यान रखिएगा, 4 के बराबर है तो क्या हो गया आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। 4 से ज़्यादा अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्रेटर देन 4 है, यहाँ पे आप ये मानिए, इस तरह से मानिए ग्रेटर देन 4 है तो आपका इंसुलेटर है। एंड अगर 3 है या 4 से कम है तो वो क्या है, आपका कंडक्टर है, ठीक। इसको आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर यहाँ पे, विच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हमने बात की थी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या होता है, कुछ डोपिंग मटेरियल आपको मिलाना पड़ता है सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उसमें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी आपका हो सकता है। तो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको बनाना है तो आप कौन सी डोपिंग सामग्री का उपयोग करेंगे, बोरान का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का या फास्फोरस का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरान का प्रयोग करेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर, विच टाइप ऑफ बायसिंग इज रिक्वायर्ड टू अ एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन यानी क्या होता है, प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होगी, किस प्रकार की बायसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस हैं। बेस आप ग्राउंड करेंगे, एमीटर एंड कलेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। बेस को नेगेटिव करेंगे, एमीटर पॉजिटिव एंड कलेक्टर को नेगेटिव से जोड़ देंगे। बेस को पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव एंड कलेक्टर पॉजिटिव, या बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव एंड कलेक्टर भी नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्चुअल में राइट आंसर आपका बनता है, पहले फिगर देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, बेस को क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव रखेंगे, एमीटर को क्या करेंगे, नेगेटिव रखेंगे, एंड कलेक्टर को क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या बनता है यहाँ, तब आपका बन जाता है ये एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर का यूज, एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन, यानी प्रवर्धन के कार्य में अगर आपको यूज करना है उस केस में ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन द ट्रांजिस्टर सर्किट। ये ट्रांजिस्टर सर्किट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किस फंक्शन के लिए यहाँ पे बनाया गया है इसको। तो ये एक्चुअल में ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए यहाँ पे है। आप देख सकते हैं क्या है, ये ऑटोमेटिक स्विचिंग फंक्शन के लिए इसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एमीटर आपका, ठीक है, ये बेस हो गया, एमीटर ABC, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बेस आपका किससे जुड़ा है, नेगेटिव से जुड़ा है। तो ये आपकी है स्विचिंग सर्किट, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वाई नेगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट में नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस फिर आपको मिलेंगे। टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन, यानी विकृति को कम करने के लिए, टू इंक्रीज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, प्रवर्धन बढ़ाने के लिए, या टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज गेन बढ़ाने के लिए, या अगला है टू इंक्रीज द आउटपुट करंट गेन, करंट गेन बढ़ाने के लिए। तो एक्चुअल में राइट आंसर आपका टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन, विकृति कम करने के लिए। जैसे फीडबैक की अगर हम बात करें, जैसे आप मान लीजिए किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप कुछ गलत भी करें, ठीक है, और फिर भी आपको अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहे तो आप में क्या होगा, डिस्टॉर्शन के चांसेस होंगे, मतलब आप बिगड़ सकते हैं, ठीक। तो किसी का भी हो, नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव फीडबैक को हमेशा सबसे ज़्यादा वेलकम करना चाहिए। अगर आपके बारे में कोई सही तरीके से नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो समझ लीजिए आपके अच्छे के लिए दे रहा है। तो वैसे सेम यहाँ पे भी है कि जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो डिस्टॉर्शन या विकृति को कम करने के लिए ज़रूरी होता है। वो अगर नेगेटिव फीडबैक कुछ मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका करेक्शन सर्किट में होता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट्स। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है, एज अ रेक्टिफायर, फॉर ट्रिगरिंग, एज एन ऑसिलेटर, या फॉर एम्पलीफिकेशन। तो डायक का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग, ट्रिगरिंग के लिए, ठीक है, ट्रिगर करने के लिए किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक फैन जो रेगुलेटर सर्किट्स हैं उसमें किस प्रकार के नियंत्रण वाले उपकरण का उपयोग आजकल किया जाता है। आपने देखा होगा जो फ़ैन को स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ट्रायक का। किसका यूज़ करते हैं, ट्रायक का। 3 टर्मिनल होते हैं, आपने उसको देखा भी होगा घरों में आपके, अगर लगा होगा बोर्ड में तो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ SCR डिलीवर्स हैवी करंट इन रिवर्स बायसिंग। SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, या सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, व्हिच लॉजिक गेट रिफर्स द ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल को कौन सा लॉजिक गेट रिफर कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे क्या है, A एंड B है, ऊपर से क्या है लिखा है A प्लस B, ऊपर एक बार लगा दिया गया। तो अगर सिर्फ A प्लस B रहता तो वो क्या रहता आपका
आर गेट रहता, लेकिन ए प्लस बी के ऊपर क्या हुआ, एक छड़ी आ गई, एक स्टिक ऐसा बार का सिंबल आ गया, तो आपका क्या बन जाता है, वो नॉर गेट बन जाता है। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ये, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका नॉर गेट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द यूज ऑफ टाइम बेस कंट्रोल स्विच आर नॉब इन द सीआरओ। सीआरओ में जो टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब है उसका उपयोग क्या है। सेलेक्ट स्वीप स्पीड, यानी स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए। अगला है इनपुट वोल्टेज रेंज को चयन करने के लिए, इनपुट सिग्नल वोल्टेज या इंटेंसिटी ऑफ बीम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर एक्चुअल में ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट स्वीप स्पीड। स्वीप स्पीड को सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे टाइम बेस कंट्रोल स्विच जो है या नॉब लगी होती है सीआरओ में। सीआरओ आपका यही है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, आप सभी ने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, वाई अ स्नबर सर्किट इज यूज्ड इन द ट्रैक मोटर कंट्रोल सर्किट। एक ट्रैक मोटर कंट्रोल सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों करते हैं। टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग, यानी गलत ट्रिगर से बचाने के लिए करते हैं। टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ ट्रैक, ट्रैक का लाइफ बढ़ाने के लिए। या अगला है टू इंक्रीज द मोटर टार्क, मोटर के टार्क को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है टू मेंटेन द मोटर स्पीड कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, ये है आपका स्नबर सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एसी पावर सप्लाई है, आपका एसी लोड है, देन आपका स्नबर सर्किट है, और ये आपका ट्रैक कपलर है, ठीक। तो इसका प्रयोग होता है फॉल्स ट्रिगरिंग से बचाने के लिए। स्नबर सर्किट का क्या प्रयोग है यहाँ पे, फॉल्स ट्रिगरिंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द आउटपुट डीसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट वोल्टेज एसी वोल्टेज इज 24 वोल्ट। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा, अगर आप इनपुट एसी वोल्टेज कितना दे रहे हैं, 24 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, डीसी वोल्टेज यहाँ पे आप दे रहे हैं, एसी वोल्टेज आप कितना दे रहे हैं, 24 वोल्ट। तो अगर आपको डीसी कैलकुलेट करना है हाफ वेव में, तो हम लोग क्या करते हैं, 0.45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.45 इंटू 24 अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा आंसर, 10.8 वोल्ट आपको आंसर मिल जाएगा। उसी जगह अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता हाफ वेव की जगह, तो हम लोग क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज पाने के लिए वहाँ पे हम लोग 1.21 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में आपको फुल वेव का वोल्टेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 नंबर, वाई मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर मेड बाय सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम। ये क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा, ठीक है, अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। हाई बैरियर वोल्टेज होता है इस वजह से, हाई रेजिस्टेंस रेंज होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, या हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी रहती है। तो यहाँ पे सिलिकॉन का फ़ायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इनका जो बैरियर वोल्टेज है वो अप्रॉक्स 0.7 वोल्ट तक रहता है, ठीक है। उसी जगह अगर आप जर्मेनियम को बनाएंगे तो वो 0.3 वोल्ट रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका जल्दी ख़राब होगा। इसीलिए सिलिकॉन वाले जो आपके सेमीकंडक्टर्स से बने डिवाइसेज या कुछ भी होंगे वो क्या होंगे, थोड़े से कॉस्टली होंगे। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर यहाँ पे, व्हाट द आउटपुट वोल्टेज इफ द सेंटर टैप ऑफ ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किटेड इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में ओपन है, खुला है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। ये है आपका यहाँ पे सेंटर टैप जो आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक। अगर ये ओपन सर्किटेड रह गया, इसका सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, आपको कोई भी यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच ऑसिलेटर प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी। कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, या आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा इसको आप लोग, हार्टले ऑसिलेटर जो है ये सबसे ज़्यादा उच्च हाई एक्यूरेट जो स्टेबल फ्रीक्वेंसी है वो प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस मटेरियल इन अ ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर में आपको पता EBC 3 होते हैं, तो आधार जो है बेस, उसके सामग्री का विशेष गुण क्या होना चाहिए। लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, यानी हल्के से डोप किया हो और बहुत पतला हो। हैविली डोप्ड एंड वेरी थिन, भारी और पतला हो। अगला है लाइटली डोप्ड एंड वेरी लार्जर, हल्के से डोप किया हो और बहुत बड़ा हो। या हैविली डोप्ड एंड वेरी लार्जर, भारी भी हो, और भारी मतलब उसमें डोपिंग हो और बड़ा भी हो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका लाइटली डोप, मतलब बहुत कम डोपिंग की हो, उसमें अशुद्धियाँ मिलाई गई हो, बहुत पतला हो, ऐसा बेस हम लोग क्या करते हैं एक ट्रांजिस्टर में, मतलब करेक्टरिस्टिक एक विशेष गुण चाहते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द टाइप ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का ये प्रकार क्या है आपको बताना है। इसमें एम्पलीफायर का क्या प्रकार है, पुश पुल एम्पलीफायर है, कॉमन बेस एम्पलीफायर है, एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर है, या कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। ध्यान से इसको देखेंगे, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आपको कम दिखेगी, बट यहाँ पे आप देखेंगे क्या लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर आपका लगा हुआ है। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो किससे जुड़ा है, ठीक, वो यहाँ पे एमीटर, सॉरी जो उसका एमीटर है आप देखेंगे, एमीटर यहाँ एरो नीचे आपको दिख रहा होगा, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच रजिस्टर डिटरमाइंस द वोल्टेज गेन इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। फिर से एक आगे देखिए, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करेगा। ठीक, कौन सा करेगा इसमें, तो RL आपका है, कौन सा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये RL करके लिखा हुआ है, ये आपका जो है यहाँ पे वोल्टेज गेन जो है उसको निर्धारित करेगा इस कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस अ रिपीटेटिव पल्स वेव फ्रॉम आउटपुट। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, या मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाई अ फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड इन द ऑसिलेटर। दोलक में एक ऑसिलेटर में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, टू कैंसिल नॉइज डिस्टॉर्शन, टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 60 डिग्री, टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 180 डिग्री, या टू कैंसिल सेकेंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है टू फेज शिफ्ट द सिग्नल बाय 180 डिग्री। जैसे आपका ये मान लीजिए यहाँ पे ये सिग्नल आपका चल रहा है, ठीक है, तो इसको पूरा अगर 180 डिग्री जो है इसको अगर शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ पे, मतलब ये क्या हो, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाए, इस तरह से कुछ आप कह सकते हैं। तो वही यहाँ पे राइट आंसर आपका कि दोलक में अगर हम फीडबैक नेटवर्क का उपयोग करते हैं तो किस लिए रहता है कि अगर फेज शिफ्ट का सिग्नल है उसको 180 डिग्री तक शिफ्ट कर दे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, व्हाट द मेन एप्लीकेशन ऑफ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET जिसे हम कहते हैं, FET का मेन अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, पॉजिटिव फीडबैक डिवाइस है, या लो इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस है। तो FET आपका क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ये आपने देखा भी होगा इस तरह सा, FET आपका है ये, ठीक, 3 टर्मिनल गेट, ड्रेन एंड सोर्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, D, S एंड G जिसे कहते हैं। ठीक, ये कैसा डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल करने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, UJT जिसे कहते हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर, लाउड स्पीकर एम्पलीफायर है, या माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है आपका एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, हाउ द गेट टर्मिनल ऑफ N चैनल JFET बायस्ड। N चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत होता है, कैसे बायस्ड होता है। गेट आर रिवर्स बायस्ड, मतलब गेट जो है पश्च अभिनत रहेंगे, गेट्स आर फॉरवर्ड बायस्ड, गेट्स आर फॉरवर्ड बायस्ड विद ड्रेन, या गेट्स आर रिवर्स बायस्ड विद सोर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका गेट्स आर रिवर्स बायस्ड विद सोर्स। ये है आपका यहाँ पे JFET, गेट यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस्ड है, किससे, सोर्स से। ठीक है, अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। बोनस क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोनस क्वेश्चन है आपके लिए कि जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, क्या होता है हेक्साडेसिमल, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। हेक्साडेसिमल जो आपका सिस्टम होता है उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल कैरेक्टर कितने होते हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके यहाँ पे, ABCD करके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। A में है 6, B है 8, C में हमने रखा 12 एंड D में हमने रखा है 16। तो हेक्साडेसिमल में कितने कैरेक्टर होते हैं वो आपको बताना है। आप सभी को पता है हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, ये सब सिस्टम जो हैं, तो इसमें हेक्साडेसिमल में कितने कैरेक्टर हैं, जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट करना है। एंड वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, बने रहिएगा चैनल पर।